नमस्कार, मी विशाल पाटील. लोकशाही मराठीच्या न्यूज प्लॅनेटमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. संपूर्ण देशभरात पेपर फुटीच्या वाढत्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरती प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं असताना आज लोकसभेत पब्लिक एक्झामिनेशन प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 वर जोरदार चर्चा झाली आहे. सरकारनं हे विधेयक विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी मैलाचा दगड असल्याचा दावा केलाय, तर विरोधकांनी हा कायदा अपुरा असल्याची टीका करत सरकारलाच पेपर फुटीच्या घटनांसाठी जबाबदार धरलं. बरं, या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमकही झालेली आहे. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांनी विधेयक मांडत असताना सांगितलं की 2024च्या विद्यमान कायद्याला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी हा दुरुस्ती प्रस्ताव आणण्यात आलेला आहे. संघटित पेपर फुटी रॅकेट, सॉल्व्हर गँग, डिजिटल हॅकिंग आणि परीक्षा प्रक्रियेमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवरती कठोर कारवाई करण्यासाठी शिक्षा आणि दंड वाढवणं, विशेष तपास यंत्रणा, निश्चित कालमर्यादेमध्ये तपास आणि फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची तरतूद यामध्ये करण्यात आलेली आहे. बरं, गंभीर प्रकरणांमध्ये 5 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद प्रस्तावित असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलेलं आहे. सरकारनं हा दावा केलेला आहे की आता केवळ पेपर लीक करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर त्यामागील संपूर्ण रॅकेट, परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सीतील संगनमत करणारे, तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणारे आणि आर्थिक लाभ घेणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होईल. आणि त्यामुळे यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, आरआरबी, आयबीपीएस आणि केंद्र सरकारच्या विविध भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलेला आहे. तर त्याच निमित्तानं दुसरीकडे विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलेला आहे. केवळ शिक्षा वाढवून पेपर फुटी थांबणार नाही, तर परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, जबाबदारी निश्चित करणं आणि विद्यार्थ्यांना वेळेमध्ये न्याय मिळणं अधिक महत्वाचं असल्याचं विरोधी सदस्यांनी सांगितलंय. नीटसह विविध भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारनं आधी झालेल्या घटनांची जबाबदारी स्वीकारावी अशी मागणी करण्यात आली. राहुल गांधींसह विरोधकांच्या प्रमुख नेत्यांनी या चर्चेमध्ये सरकारला धारेवर धरण्याची भूमिका देखील घेतली. आजच्या या कामकाजादरम्यान विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे काही काळ गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. लोकसभा अध्यक्षांनी सर्व पक्षांना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित या महत्वाच्या विधेयकावर सकारात्मक चर्चा करण्याचं आवाहन केलंय. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी देखील विरोधकांनी सभागृह चालू द्यावं आणि चर्चेत सहभागी व्हावं असं आवाहन केलं. तरुण गोगोई, बांसुरी स्वराज, अखिलेश यादव, अभिषेक बॅनर्जी, दयानिधी मारन, लवू श्रीकृष्ण देवरायू, श्रीकांत शिंदे, प्रियंका गांधी, तेजस्वी सूर्या या सर्व लोकसभा सदस्यांनी या चर्चेमध्ये सहभाग घेत आपापली भूमिका देखील स्पष्ट केलेली आहे. आता या विधेयकावरील चर्चेनंतर ते मंजुरीच्या दिशेनं जातंय का, त्यामध्ये विरोधकांच्या सूचनांचा समावेश होतो का आणि खरोखरच देशातील पेपर फुटीच्या घटनांवर यामुळे आळा बसतो का, याकडे लाखो विद्यार्थी, पालक आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांचं लक्ष लागलेलं आहे. तर एकंदरीतच काय, तर गौरव गोगोई काय म्हणाले, जे काँग्रेसचे खासदार आहेत, त्यावरती आपण सगळ्यात आधी नजर टाकणार आहोत. कारण केंद्र सरकारला अनेक वर्ष पेपर फुटी रोखण्यात अपयश आल्याची टिप्पणी त्यांनी केली. नीट आणि इतर भरती परीक्षांमध्ये मोठे गैरव्यवहार असल्याचं ते म्हणतात. तर विद्यार्थ्यांचा सरकारवरील विश्वास कमी झालेला आहे. केवळ कठोर शिक्षा पुरेशी नाही, परीक्षा यंत्रणेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवा अशा प्रकारची मागणी त्यांनी केलेली आहे. ते काय म्हणाले, त्यांनी कशा प्रकारे बाजू मांडली, पाहूयात. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए. स्पीकर सर, this bill which was introduced yesterday is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024.
which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स incorporated in this amendment. और उसके बाद भी अगर कोई अपील करना चाहे तो अपील will not be less than double bench of a high court and appeal within 30 days. That too if there are justifiable grounds to satisfy the crowd. इसके साथ ही साथ इससे जुड़े जो और जुर्म होंगे, जो और क्राइम होंगे, they will also not go अनअटेंडेड और स्कॉट फ्री. जो हमारी भारतीय न्याय समिति के प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका भी निवारण करने का प्रावधान रहेगा. और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक लेकर के आए हैं हम, और सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया कि वक्त जाया ना हो तो ये जो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है इनको स्थापित करने का भी क्रम साथ ही साथ प्रारंभ किया जाए. उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी. सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है. और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी. यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी. जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी. हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया. हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया. हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा. वो एसीपी का नाम भी हमें याद है. उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया. हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे. हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया. ये है असलियत. और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया. वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो. किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं. आज इस सदन में इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं. गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं. आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं. आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए. आपने ये भी मान लिया तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं.
सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। उसका ब्यौरा देख लीजिए, एनटीए के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वह मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के वो कमीशन के चेयरमैन थे, और उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है। सारे जिन्होंने संघर्ष किया उनके साथ है, और आज भी अब चाहते हैं कि गृह मंत्री आए और सदन के अंदर बोले कि क्यों आपने पुलिस के द्वारा बच्चों पर ये दुर्व्यवहार किया। अध्यक्ष जी, जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करनी अनिवार्य है। ये अमेंडमेंट बिल 2026 का यही सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष जी, इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं, इस देश का कोर्ट देता है, और लोकतंत्र में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं, और पिछले जब 1 दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार के एग्जामिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं हैं, और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से और सदन के एक एक सदस्य से कि सर्वसम्मति से आज इस संशोधन को पारित करिए। अब ना कोई पेपर बिकेगा, ना किसी का सपना झुकेगा। जो युवाओं के भविष्य को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में बीर परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? आखिरकार अध्यक्ष महोदय, सरकार नौजवानों की पढ़ाई और नौकरी पे हमला क्यों कर रही है? और नौकरी पे हमला क्यों हो रहा है? जब आप ये कहते हैं कि हमारे नौजवान हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बन करके आए हैं,
कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। Sir, let us remember what happened in the last 2 months. Lakhs of students in different parts of the country, young boys, girls, everyone came onto the streets. Young boys, young girls, medical aspirants, engineering aspirants, students whose only crime was to ask government the right questions, and those who were believing in merit. Instead of listening to them, what did they receive? The government offered them barricades, danda, police lathi charged, pellets, guns were fired on them, tear gas. This government seems to believe every protest is a conspiracy. Every student is an enemy. Every question is an anti-national. Let me ask the treasury benches. When students ask for justice, why do you first inflict brutality, or what your first instinct becomes force instead of a dialogue? Why are young Indians treated as a law and order problem instead of stakeholders? History is witness, sir. This government itself is bringing amendment because they also realize that the problem persists. If implementation fails, how does increasing the sentence solve the problem? A weaker investigation doesn't become strong because punishment becomes harsher. So young generation today, especially the young India, is smarter than the BJP thinks. Generation Z or the millennials do not believe in every slogan. They ask for receipt, they ask for outcomes, they ask for accountability. So they ask, if you promise secure examinations in 2024, why are we debating another emergency amendment in 2026? That is the question the government cannot answer. The bill which they are bringing today, you are not addressing the core issue. Yes. The core issue is NEET. NEET is not necessary. NEET is not uniformity. NEET is against the students, the first-time students who are coming from the first-generation students who want to become doctors. Sir, you have not thought about it. We do not have a uniform educational system in our country. What is system followed in Tamil Nadu is not being followed in Kolkata or West Bengal or in Nagaland. Each one is still studying in our native languages. In our language, sir, people who are studied in Tamil medium schools have gone sky high. Sir, we are all talking so proudly of Mr. Abdul Kalam. Where did he study? He studied in a Tamil medium school, and he is now rose to be the Dr. Missile Man. Dr. Mailsamy Annadurai, the head of the ISRO, who launched the mission to Mars. Sir, he studied in a Tamil medium school. Sir, let me say, sir, DMK and Tamil Nadu were the first to voice their opposition in NEET. We said it's not for misadministration, but because the fundamental design itself, where a single high-stake national test determines access to medical education for every aspirant. Sir, this debate is for poor students who dream that they can become doctors, who dream they can achieve what their parents, who are ordinary farmers, laborers, daily wages, cannot achieve. Sir, in Tamil Nadu, DMK has opposed it from the very beginning. We opposed it when it was proposed. We opposed it when it was imposed. We opposed it when the students lost their seats. We opposed it when students lost hope. We opposed it when students lost their life. We want the house that NEET would become a coaching center examination rather than an aptitude test. एक करके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते। मैं उस माँ के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ जिस माँ ने अपने बेटे की बेटी की पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए। मैं उस पिता के लिए खड़ा हूँ जिसने साहूकार से भारी कर्जा लिए ताकि उसका बेटा, उसकी बेटी आगे जाकर इस नीट की एग्जाम हो या अलग कोई एग्जाम हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
अफसर बनेगा और अपनी परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। महोदय, मैं सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं। यहां पर नीट की तैयारी करने के लिए कितनी जद्दोजहद, संघर्ष बच्चों को करना पड़ता है, उसके बाद वो नीट की एग्जाम जो है पास होते हैं। नीट की एग्जाम पास होने के बाद डॉक्टर बनने के लिए भी 10-10 साल, 12-12 साल उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये संघर्ष से जो है एक व्यक्ति यहां पर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। जब पेपर लीक होता है महोदय, तो सिर्फ एक छात्र का सपना नहीं टूटता, उसके पूरे परिवार की हिम्मत टूटती है। आज इसी व्यवस्था का पक्का इलाज का काम इस ऐतिहासिक बिल के माध्यम से यहां पर होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आज यहां पर एक शक्तिशाली बिल लाने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और वहां के इतिहास, साहित्य और संस्कृति में शिक्षा और न्याय का वास है। महोदय, महाराष्ट्र वो पुण्यभूमि है जिसने पूरे देश को शिक्षा का मार्ग दिखाया। महात्मा ज्योतिराव फुले हो या क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हो, जिन्होंने समाज के तानों पत्थरों के बीच मार खाकर वंचितों के लिए और लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी विद्यालय शुरू किया। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर देश के सामने एक बड़ा आदर्श खड़ा किया। मैं उस महाराष्ट्र से आता हूं जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज जो युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक की मांग करना और अपनी आवाज उठाना हमारी महान संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारी सरकार आपके इस संघर्ष में पूरे ताकत के साथ आपके साथ में खड़ी है। हम युवाओं के इस आक्रोश का केवल आंदोलन नहीं मानते, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का अवसर मानते हैं। यह केवल एक विरोध नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत है। आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के हर एक युवा को बहुत ही भावनिक अपील यहां पर करना चाहूंगा कि कोई भी एक परीक्षा जो है आपकी जिंदगी यहां पर तय नहीं कर सकता। कोई एग्जाम में आप फेल हो जाए तो आप जो यहां पर आत्महत्या जो करते हैं, मुझे लगता है उसके पहले अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। युवाओं को मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में, जब महाराष्ट्र में, पूरे देश में मुगल का साम्राज्य था, वहां पर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीतकर स्वराज्य की पहली नींव रखने का काम महाराष्ट्र से किया। उसके बाद पूरे अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया। मुझे आज यहाँ पर विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जी की भी याद आती है। 2 दिन पहले ही हमने कारगिल विजय दिवस यहाँ पर मनाया। उन्होंने महज 23-24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे लगता है कि युवाओं को इन सभी से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार आपके साथ ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। हमने सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि सिस्टम की सफाई की। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली से लेकर पुणे तक 14 एक्यूज्ड को जेल में डालने का काम किया। एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट करने का काम किया। इसे कहते हैं नैतिकता, और नैतिकता है इस सरकार में। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ताकि दिया। खुद ने आपके वजह से नहीं दिया, आपके वजह से नहीं दिया। पेपर लीक खुद की जिम्मेदारी ली और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम जो है सरकार के माध्यम से आज यहां पर हो रहा है। पेपर लीक एक्यूज को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया।
आज इस ऐतिहासिक बिल के जरिए हम शिक्षा माफियों को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि उनको कठोर आर्थिक जुर्माना लगाने का काम भी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है। बिना समय बर्बाद किए नीट का पेपर लीक होने के बाद 37 दिनों में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया, 25 दिनों में रिजल्ट जो है यहाँ पर घोषित किया गया, जिससे छात्र का एक भी साल जो है बर्बाद न हो। ऐसे कड़े कदम जो है सरकार ने यहाँ पर लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे जो है युवाओं से बात करने का काम यहाँ पर किया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक ऐसा टास्क फोर्स बनेगा, नंदन नीलकेनी जी के अध्यक्ष में एक कमेटी बनाई जाएगी, एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कभी भी नीट के परीक्षा में या कोई और परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो। आने वाले समय में ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सभी को, यहां पर बैठे सभी लोगों को सोचना जरूरी है कि आज युवाओं के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या पीड़ा है। आज यहां पर हम नीट की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की बहुत जरूरत है। ये नीट जो परीक्षा है, ये नीट की सिस्टम क्या है? ये नीट एक परीक्षा है, एक दिन और एक मौका हम हमारे युवाओं को यहां पर देते हैं। एनटीए एजेंसी जो है, ये सेंटर कहां होगा, कौन से डेट पर नीट होगी, ये सब डिसाइड करने का काम जो है एजेंसी के माध्यम से यहां पर किया जाता है। लेकिन मुझे यहां पर कहना है कि छात्रों की सालों की तपस्या, उनके परिवारों की उम्मीदें और उनका पूरा भविष्य सिर्फ 3 घंटे में और उस 3 घंटे में और उस एक दिन में हम कैसे तय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस नीट की परीक्षा जिस प्रकार से होती है या और कोई परीक्षा होती है, क्योंकि अगर उस दिन वो छात्र 2 साल उसने मेहनत की, पढ़ाई की, उस एक दिन पर वो छात्र जो है बीमार हो गया, उसके घर में जो है कोई बीमार हो गया, घर में कोई चल बसा, या वो कोई दूर दराज गांव में रहता है, वहां पर बाढ़ आ गई, लेकिन उस एक दिन उधर वहां पर आकर उसने अगर परीक्षा नहीं दी तो उसका पूरा एक साल जो है वहां पर बर्बाद होता है। तो मुझे आपसे भी कहना है यहाँ पर कि हमको ये सिस्टम को बदलना जरूरी है। हम यहाँ पर जो है क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही साल, वो साल में एक ही बार क्यों परीक्षा दें। बाकी अगर हम देशों में देखेंगे तो उस देशों में जो है परीक्षा कई बार आप दे सकते हो। मैं जब चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद दिनकर जी ने किसके लिए एक कविता लिखी थी। एक कविता में क्या लिखा था उन्होंने? घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। ये मैं इसके अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा गौरव जी, ये किसके लिए लिखा है सबको पता है किसके लिए लिखा था। और उसी दिनकर जी ने और भी लिखा, सियासन खाली करो कि जनता आती है। और इसी के बाद में 1975 में इमरजेंसी जो है उसका स्ट्रगल जो है शुरू, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो है इसी कविता के साथ जो है शुरू हुआ। आज यहां पर कह रहे हैं कि टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को भी, जिन बच्चों को ये भड़काने का काम यहां पर कर रहे हैं, उन बच्चों को भी इमरजेंसी की किताब अगर वो पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा कि डिक्टेटरशिप क्या है, तानाशाही क्या है। कि तानाशाही सर अभी टाइम है, तानाशाही किसे कहते हैं? तानाशाही, अरे रुको, सुनो यार, सुनो, तानाशाही किसे कहते हैं? इमरजेंसी में 1,11,000 लोगों को बिना ट्रायल जेल में ठूसा गया, इसे तानाशाही कहते हैं। अकेले मीसा में 35,000 लोगों को डिटेन किया, जिनमें 13,000 राजनेता थे, इसे तानाशाही कहते हैं। शाह कमीशन ने साफ कहा, इमरजेंसी का मकसद विपक्ष की आवाज कुचलना था, इसे तानाशाही कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार
कस्टडी में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई, इसे तानाशाही कहते हैं। और सुनो, सरकार ने तो बच्चों की बात सुनी, जो आंदोलन कर रहे थे बच्चे, उनको सुना, उनसे बात की। जितेंद्र सिंह यहाँ पर बैठे हैं, नड्डा जी है, वो गए, उनसे बात की, उनको क्या चाहिए उनके बारे में सुना और यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने का काम किया। आज बिल यहाँ पर पारित हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? 38वां संशोधन और 39वां संशोधन लाके सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है निकालने का काम जो है, कम करने का काम इन्होंने किया। इसलिए जो है इमरजेंसी के बाद हारना इनको पड़ा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पर गौरव जी कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ हैं, हम विद्यार्थी के साथ हैं। अरे विद्यार्थियों को तो पूछो वो आपके साथ है कि नहीं। 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए, इनको 37 दिन तक जंतर मंतर नहीं गए क्योंकि इनको डर था कि आप जैसी और एक पार्टी तो तैयार नहीं हो जाएगी। तो जेन जी के भाषा में अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेन जी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेन जी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। अरे सुनो, आगे आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू डॉक्टर डेल्यूशन श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले वहाँ पर 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहाँ पर। और इसलिए तो ये जेनजी की भाषा में जो है आज और इनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि लास्ट में सपा को फोन करके बोला कि बाबा मैं उधर जा रहा हूँ। 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद सपा के लोग आए और 1 मिनट में पुलिस। आज यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी है, इसलिए हमने स्टूडेंट के साथ बात की, स्टूडेंट्स को बुलाया, उनके बारे में उनको क्या चाहिए ये सुना, और आज तो उनके ऊपर के मुकदमे भी हमने वापस ले लिए। इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी को कुचलने का काम जो है इमरजेंसी के वक्त हुआ। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर इस बिल का पूरी ताकत के साथ समर्थन करता हूँ। कुछ दिनों पहले हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे। पुलिस लाठीचार्ज में घायल दिल्ली की उस छात्र की स्थिति जानने के लिए जो ICU में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री JP नड्डा वहां गए थे और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। सुन लीजिए, सुनिए, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। आप संसद में बैठे हैं, निशिकांत जी आप बना रहे हो। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो? उसने ICU के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा।
हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े, कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। किस लिए? उसने हमसे पूछा, किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहां खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस मां की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज जो अस्पताल की दीवारों से में गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस मां की इजाजत लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहां बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहां बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता
अपनी जमीन गिरवी रख देता है। एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता, उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। This government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष जी। उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पता नहीं, पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। What did we do right after the examination paper leak? Immediately we took 3 steps. First, to ensure justice. केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ। This was to ensure justice. Second, रीनीट हमने की, and we did it in a record time, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो। रीनीट was conducted. This was the primary responsibility of the government, and we delivered on that. Second and third and most important, Adhyakshi, was bringing in reforms to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students.
प्रधानमंत्री जी इसलिए दो बड़े कदम उठाए। One, we have declared that the next examination will be a computer-based examination on the basis of how IIT JEE exams take place. A very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high-powered committee to make various reforms, recommendations in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith. Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की. I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill, Prevention of Malpractices Bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? Just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं. मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था, हजारों पेपर्स. In the last 20 years, more than 200 paper leaks have taken place. केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे. I can give you a full list when who was in power. But is that going to solve the problem? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years के बाद एक स्पेशल कानून एग्जामिनेशन के बारे में पारित हो रहा है. You are an education minister of India. If he is the education minister of India, he has to have the dignity to show what he is, to lead by education. This is not some comedy of BJP Karyakarta working. He is education minister of India, sir. And we are very proud about education. The equality that child was talking about, that's the equality education being. It's a very serious topic. This is not some Karnataka assembly where hasi mazak is going on. This is a question of children's life. 21 children have killed themselves and they are talking about this. आप एजुकेशन को हल्के में लेंगे? सर, मैं यहाँ टीका करने नहीं आई थी. मुझे लगा इतनी अच्छी डिबेट होगी, हम कुछ 4 अच्छी चीजें बोलेंगे, वहां से कुछ अच्छा आएगा और देश को एक मैसेज जाएगा कि इस पूरे मामले में हमसे एक आवाज में, जैसे पहलगाम के अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर में हम सब लड़े थे, मेरी अपेक्षा थी कि शिक्षा के बारे में ये इनका बर्ताव होगा. बट ये उम्मीद क्या करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बिहेव कर रहा है पार्लियामेंट में. और ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा. सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है. इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद. हम जो डिल्लू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिल्लू में ना रहना कि वो आपके साथ है. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा. बट लेट्स नोबडी बी इन दिस जेन जी एंड वी आर नॉट फाइटिंग. Why are we getting into the lingo of the Gen Z? That's not what we are. ये कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सवाल के लिए चर्चा नहीं कि आप कितने शब्द जानते हैं और मैं कितने शब्द जानती हूँ. We are here for a very serious issue. People on Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also may have, we've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी? वो टेयर गैस की आवाज थी. पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर. हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे. बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती. वी आर सिटिंग इन दिस वेरी VIP एरिया विद सो मेनी पुलिस. कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है. हम तो सिक्योर है ना. आपके बच्चे चिंता में है ना मेरे बच्चे चिंता है. बस उस माँ बाप का सोचिए जिनके बच्चों का करियर है. सर, मैं भी एक माँ हूं. जब रिजल्ट आता है ना, एक दिन पहले नींद नहीं आती. अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, तो अभी CBSE चल रहा है, सोचते पढ़ते हैं. आप सोचिए जिसके बच्चे का एडमिशन जो KG के लिए प्रॉब्लम आता है, उसकी माँ पे, फैमिली पे क्या गुजरती. उनके पास कुछ होता नहीं है सर. एक रोटी खाते हैं, शायद आधी खाती होती, इसलिए वो पैसा भर भर के पेट की भूख काट काट के बच्चों को पढ़ाते कि जो मेरा हुआ मेरे बच्चों का ना हो.
What is a degree? It is your recognition. No caste, nothing can stop you. Once you have a good degree on your forehead, your life is made. What was Bhimrao, Dr. Baba Saheb Ambedkar? How did he get recognition? It's purely on merit and his education. This is what I was expecting from this government, and I'm hugely disappointed as a parliamentarian, as a parent, because I expected more from them. It's not about UPA versus NDA. I repeat, sir, it is system versus aspiration. So I request this government to take this matter seriously. Two demands I have asked on behalf of our party. If you really want to see the system, form a JPC, let's all put our minds together, call every stakeholder and come up with a bill which is leak-proof completely. That's one suggestion. Let them call an all-party meeting. Sabka Sujhav, we are on the same side as you. Why are you looking at us as enemies when it comes to education? Just because we're in a democratic system, we are not your enemies. We are friends. We are on the same side in the larger interest. And the second is to ask for a detailed inquiry about what happened all over India, from Kashmir to Kanyakumari, wherever every child is hit. We want answers for it. तर परीक्षा सुधारणा विधेयकावरती झालेल्या चर्चेअंती आता उद्या या संदर्भातल्या चर्चेमध्ये काय होतं याचे देखील अपडेट्स आम्ही घेणार आहोतच, कारण सरकारसमोर अनेक प्रकारच्या सूचना सादर करण्यात आलेल्या होत्या. त्याचबरोबर आपापल्या पक्षाची मतं मांडण्याचा प्रयत्न या खासदारांनी केलेला होता. त्यानंतर उद्या काय घडतं यावरती देखील आमचं लक्ष असेलच. तुर्तास आजच्या न्यूज प्लॅनेटमध्ये वेळ झालेली इथेच थांबण्याची. ताज्या घडामोडींसाठी पाहायला विसरू नका लोकशाही मराठी. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.